आप लोग एपीपीएससी पेपर लीकेज को सॉल्व करेगा बोलने वाला कोई कैंडिडेट दिखाई दे रहा है? सबको डर लग रहा है। ऐसे लगता है कि एपीपीएससी पेपर लीकेज जो है ऐसा एक अनटचेबल वाला या फिर ऐसा एक फॉरबिडन शब्द है जिसमें बात ही नहीं करना है। और ऐसे है कि उसमें जो अगेंस्ट किया था वो लोगों तक कैंडिडेट बन के आ रहा है। अभी मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। एवरीबॉडी नोस दिस हैज बिकम अ मॉकरी। APSU का मजाक बना के रख दिया। APSU इज कंसिडर्ड टू बी द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज, लेकिन स्टूडेंट का सबसे बड़ा इश्यू को उसका अगेंस्ट में जाने वाला को आज उसको कैंडिडेट में लगा रहा है। सिर्फ एक या दो नहीं है, मल्टीपल कैंडिडेट्स है। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सिचुएशन हम लोगों को देखने मिल रहा है। बहुत लोग बोलता है ये कोई APSU आने से करेगा होगा, कोई ANSU आने से करेगा होगा, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आने से करेगा होगा। मेरा ये सोच है कि करता है तो अच्छा बात है, लेकिन ये बात भी तो हम देखा है कि जितना भी डायलॉग बाजी कर लो लेकिन कंक्लूजन तो होता नहीं। अरुणाचल में 15 लाख पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 लाख पॉपुलेशन एपीएसटी है। तो मेरा ये मांग है कि मेरा ये सोच है कि ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख सिग्नेटरीज चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां से शुरू करेगा, ईटानगर कैपिटल रीजन से। इसमें चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ट्रैकर चलाने वाला हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे कोई भी ये से हो, कोई भी एनी वॉक ऑफ लाइफ, इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। और 80:20 रेशियो जो मैंने शुरू में कहा, ये जो 80% जो है एसटी के लिए रिजर्व है, 20% जो है वो अनरिजर्व है। दैट मींस इसमें हमारा एपीएसटी भी हो सकता है और उसमें नॉन एपीएसटी भी हो सकता है। और ये जो 80:20 रेशियो जो है, ये जो है सिर्फ पेपर में है, लेकिन एक्चुअली में 20% से भी ज्यादा रिजर्वेशन में रखा गया है, अनरिजर्व पोजीशन में। दैट मींस हमारा स्टेट में फ्रॉम 1991 से अभी तक, ये साल भी अभी हम देख रहे हैं, जेई जो एग्जामिनेशन जो रिसेंटली हुआ है, इसमें 400 समथिंग पोस्ट था, उसमें अराउंड 92 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में गया है। तो यहां में एपीएसएसबी बोलो या फिर एपीपीएससी बोलो, 80:20 रेशियो का क्राइटेरिया का हिसाब से यहाँ का बाहर का नॉन एपीएससी कैंडिडेट्स 20% जो एक अनरिजर्व जो एक कोटा रखा है 1991 से लेके अभी तक उसको फिलअप किया जा रहा है। और उसका वजह से अभी का अरुणाचल का जो स्टैटिस्टिकली जो कंडीशन है वो ये है कि अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में 60% ऑफ द ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स वो नॉन एपीएसटी है। हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा को लेके आया है। तो वैसे तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका था, बट वी हैव कम हियर ऑफिशियली। आज अरुणाचल प्रेस क्लब में आया है। द रीज़न इज़ दैट कि ये जो मैसेज है इट हैज़ टू गो अक्रॉस होल ऑफ अरुणाचल। अरुणाचल का हर कॉर्नर में ये मैसेज जाना ज़रूरी है। और कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसका बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि ये 80:20 रेशियो का सिचुएशन क्या है, और जो हम लोग एसटी पीआरसी को मैंडेटरी करने का जो बात कर रहा है, तो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोगों को पता है, और जो गवर्नमेंट जॉब में है उन लोगों को भी पता है। लेकिन जो कॉमन मैन जैसे कि जो वेजिटेबल वेंडर्स या फिर ऑटो टेम्पो ड्राइवर्स या फिर मार्केट में जो बैठा है, इन लोगों को 80:20 का बारे में अभी तक पता नहीं है। तो इन अ वेरी शॉर्ट एंड सिनॉप्टिक फॉर्म में मैं 80:20 का बारे में हल्का सा इसको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। ये एग्जैक्टली है क्या 80:20 रेशियो। तो 80:20 रेशियो जो है ये एक क्राइटेरिया है जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सिस्टम में और प्रमोशन में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो 80:20 का रेशियो का मतलब ये है कि 80% जो है ये एपीएसटी, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स या फिर यहाँ का इंडिजिनस सिटीजन के लिए रिजर्व करके रखा है। बट 20% जो है दैट इज अनरिजर्व, दैट मीन्स वहाँ पे एसटी का कैंडिडेट भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। तो ये जो था 80:20 का जो रेशियो का जो इशू है ये 1991 से शुरू हुआ था। आई हैव एन ऑर्डर 1991 का, मेरे पास एक ऑर्डर है, एक ऑफिस मेमोरेंडम है। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम में ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट टाइम ये 80:20 रेशियो को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1991। बहुत ज़्यादा फैक्टर था, रीज़न बहुत ज़्यादा था। वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न वाज दैट कि उस समय में इन द अर्ली 90s एंड लेट 80s जब हमारा स्टेट नया स्टेट रूट मिला था, हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था, लेस देन 30% से भी कम था।
उसमें कोई पढ़ा लिखा वाला कोई भी नहीं था। इतना सारा वैकेंसी था, इतना सारा पोस्ट था, लेकिन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। तो उस समय का रिक्वायरमेंट का हिसाब से ये 80:20 रेशियो को बनाया था। इनफैक्ट उस समय में, उससे पहले और उस समय में 50-50 रेशियो चल रहा था। उसके बाद 1991 में 80:20 रेशियो को लेके आया। तो 1991 से लेके आज हम साल 2026 में है। दैट मीन्स 35 ईयर्स निकल चुका है। 35 ईयर्स शायद बहुत लोगों का उम्र भी नहीं है, तो 3 डेकेड से भी ज्यादा हो चुका है। तो उस समय का सर्कमस्टांसेस और आज का सर्कमस्टांसेस, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है, यहां पे जो हमारा एजुकेटेड जो सिटीजन है, एजुकेटेड यूथ है, बहुत बड़ा संख्या में है। आज ऑलमोस्ट एवरी हाउस में मिनिमम 2 अनएम्प्लॉयड यूथ है। और आज यहां पे हमारा अरुणाचल में एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10,000 जो कैंडिडेट्स है, ये ग्रेजुएट्स हो रहा है। तो आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इतना सारा कैंडिडेट है लेकिन पोस्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट अभी आप लोग सब रिसेंटली देखा होगा, एपीएसएसबी में जो एग्जाम हुआ था, एमटीएस एग्जाम के लिए पीएचडी स्कॉलर लोग को भी अप्लाई करना पड़ रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ क्राइसिस वी आर गोइंग थ्रू। तो ये सब को लेके हमने छोटा सा एक एनालिसिस किया कि ये 80-20 रेशियो जो है, इसका रेलिवेंस क्या है, उस समय में रेलिवेंस क्या था और अभी का समय में रेलिवेंस क्या है। तो हमने हमारा जो नेबरिंग स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो ट्राइबल स्टेट्स है, क्योंकि बाकी स्टेट को मैं इतना फोकस नहीं किया, खास करके बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव और एक फ्रेजाइल स्टेट है। और यहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स आप सबको पता है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन का कैटेगरी में है। तो ऐसा सिचुएशन में हमने आसपास का जो जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ट्राइबल स्टेट्स है, उसमें हमने एग्जामिन किया। तो हमने देखा कि ये लोग में यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये क्राइटेरिया जो रेशियो है, ये एग्जैक्टली कितना तक रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा ये मणिपुर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे यहाँ पे जैसे कि एपीपीएससी है और एपीएसएसबी है, 2 रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मणिपुर में सिर्फ एक है, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी से सब कुछ रिक्रूटमेंट होता है, बड़ा पोस्ट से लेके नीचे पोस्ट तक। लेकिन हमारे यहाँ पे एपीपीएससी में ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए किया जाता है, एंड सी एंड बिलो के लिए एपीएसएसबी। बट बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। बाकी स्टेट में वहां में पब्लिक सर्विस कमीशन से ही वो लोग रिक्रूट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मणिपुर का, ये है मणिपुर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब आप मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट में जाता है, तो सबसे पहले हम उसका वेबसाइट में जब कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना होता है, तो हमको सबसे पहले क्राइटेरिया को देखना पड़ता है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना है और हमारा जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि मणिपुर में अगर हमको एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप मणिपुरी लैंग्वेज आपको मैंडेटरीली आपको जानना पड़ेगा। वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया में ये लिखा है कि मणिपुर का डोमिसाइल सिटीजन होना है, वहां का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका पास होना पड़ेगा। और उसके बाद वहां पे जो है ये वहां पे क्योंकि एससी एसटी अलग अलग कैटेगरी है, तो दैट मीन्स वहां पे जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी का वहां का जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट भी मांगा है। तो ये है मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन का क्राइटेरिया। तो इसका हिसाब से आप सोच के देखिए, आप लोग, हम लोग जो अरुणाचली से, आप ये क्राइटेरिया को मीट कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि यहां पे जो क्राइटेरिया लिखा है कि आपको मणिपुरी लैंग्वेज जानना है, मैक्सिमम हम लोगों को पता नहीं है, शायद कोई कोई जानता भी होगा। दूसरा बात यह है कि यहां पे मणिपुर का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना है। ये हमारा पास अरुणाचली, अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप अरुणाचली है तो आप मणिपुर का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप होल्ड ही नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स हम लोग वहां पे एलिजिबल है ही नहीं है। तो तीसरा बात यह कि हमें एससी एसटी लोग का सर्टिफिकेट भी मांगा है। तो हमारा एपीएसटी दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब से हम बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है। यह है मणिपुर। उसके बाद हमारा पास है इसका मिजोरम का।
मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे जितना भी पोस्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन का थ्रू से रिक्रूटमेंट होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार देख लीजिए। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि सबसे पहले यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन यह रखा है कि यहां पे ही मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मिजोरम, दैट मीन्स उसका पास परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि यहां में यह लिखा है कि उसका पास जो है मिजो लैंग्वेज का वो कंपलसरी आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट में यह लिखा है कि जो वहां पे जो एसटी सर्टिफिकेट्स है मिजोरम का वो मैंडेटरी है। दैट मीन्स मिजो के अलावा बाकी कोई आ भी नहीं सकता है, एग्जाम देना तो बहुत दूर का बात है, अप्लाई भी नहीं कर सकता है। यह है मिजोरम और मणिपुर का दोनों का। उसके बाद मैं आता हूं नागालैंड का, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन। नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सेम ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी है। इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट यह है कि नागालैंड का इंडिजिनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट होना है। दैट मीन्स यहां में हम लोग को जैसे एसटी सर्टिफिकेट होता है, वहां में इंडिजिनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट विच इज इक्विवेलेंट टू एसटी सर्टिफिकेट, वो मैंडेटरी है। और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि यहां में नागालैंड का परमानेंट रेसिडेंट होना है। दैट मीन्स उसमें पीआरसी मैंडेटरी है, नागालैंड का पीआरसी। और ये दोनों क्राइटेरिया का वजह से ऑटोमेटिकली नागालैंड में नागा का वहां का इंडिजिनियस इनहेबिटेंट के अलावा बाकी कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता है। तो ये है नागालैंड का। फिर मेरा पास है सिक्किम का। सिक्किम में भी इट इज द सेम सिचुएशन। सिक्किम में यहां में क्राइटेरिया ये मेंशन किया है कि अगर आपको सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, तो सबसे पहले आपको सिक्किम का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। उसके बाद वहां का जो एससी, एसटी और ओबीसी जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो आपका पास मैंडेटरी होना पड़ेगा। देन ओनली आप जाके उसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद मेरा पास है जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट में जो एक स्टेट है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स असम। असम में 100% ट्राइबल्स भी नहीं है, लेकिन वहां पे वो लोग जो क्या क्राइटेरिया सेट किया है, उन लोगों ने ये क्राइटेरिया सेट किया है कि जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका पास असम का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना है। उसके बाद वहां पे जो एसटी है या फिर ओबीसी है वो सर्टिफिकेट को मांगा है। उसके बाद आसामीज लैंग्वेज वो कंपलसरी है। अगर आपका पास वो नहीं है तो आप वहां पे एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसमें आता है। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे कहीं में भी एसटी का जिक्र नहीं है, कहीं में भी पीआरसी का जिक्र नहीं है। और यहां पे एक ऐसा प्रोविजन बना के रखा है, 80:20 वाला रेशियो बना के रखा है। और 80:20 रेशियो जो मैंने शुरू में कहा, ये जो 80% जो है एसटी के लिए रिजर्व है, 20% जो है वो अनरिजर्व है। दैट मीन्स इसमें हमारा एपीएसटी भी हो सकता है और उसमें नॉन एपीएसटी भी हो सकता है। और ये जो 80:20 रेशियो जो है, ये जो है सिर्फ पेपर में है, लेकिन एक्चुअली में 20% से भी ज्यादा रिजर्वेशन में रखा गया है, अनरिजर्व पोजीशन में। तो दैट मीन्स हमारे स्टेट में फ्रॉम 1991 से अभी तक, ये साल भी अभी हम देख रहे हैं, जेई जो एग्जामिनेशन जो रिसेंटली हुआ है, इसमें 400 समथिंग पोस्ट था, उसमें अराउंड 92 पोस्ट ये अनरिजर्व कैटेगरी में गया है। तो यहां में एपीएसएसबी बोलो या फिर एपीपीएससी बोलो, 80:20 रेशियो का क्राइटेरिया का हिसाब से यहां पे यहां का बाहर का नॉन एपीएससी कैंडिडेट्स 20% जो एक अनरिजर्व जो एक कोटा रखा है 1991 से लेके अभी तक उसको फिलअप किया जा रहा है। और उसका वजह से अभी का अरुणाचल का जो स्टैटिस्टिकली जो कंडीशन है वो ये है कि अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में 60% ऑफ द ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स वो नॉन एपीएसटी है। तो आज मैं ये बात इसलिए आप सबका बीच में लेके आया हूं, ये बाकी ट्राइबल स्टेट में
100% रिजर्वेशन है। दैट मीन्स वहां पे उन लोगों के अलावा बाहर का कोई आ ही नहीं सकता है। दैट मीन्स वो लोग जो है 100% कैटेगोरिकली लिखा नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट सिंस आउटसाइडर्स वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसका मतलब ये है कि 100% रिजर्वेशन ये बाकी स्टेट में रखा गया है। लेकिन अरुणाचल ऐसा एक स्टेट है, ऐसा एक एक्सेप्शन है। उस समय का जो सिचुएशन था वो हम समझ सकता है, लेकिन ईयर 2026 आज हम ऐसे सिचुएशन में हैं। आज हमारा पॉपुलेशन कितना है? 2011 का सेंसस के हिसाब से इट्स लेस देन 15 lakhs। तो अभी 2021 का हिसाब से बोलने से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 16 to 17 lakhs होगा। और उसमें से भी जो एक्चुअल ट्राइबल्स है मुश्किल से 8 lakhs, 7.5 to 8 lakhs जो असली एपीएसटी है, बाकी नॉन एपीएसटी है। तो अगर हम इसको अरुणाचल का पॉपुलेशन को इंडिया का पॉपुलेशन से अगर हम कंपेयर करेगा, रेशियो लगाएगा, अरुणाचल का 15 लाख पॉपुलेशन और इंडिया का कितना है 1.5 बिलियन, तो हम कंपैरिजन करने से 1% भी नहीं है, 0.0001। लेकिन यहां का सिचुएशन क्या है? इतना कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। एंड आई थिंक दिस इज अ सीरियस अलार्म, एक सीरियस क्राइसिस में हम गुजर रहा है। तो हमको लगता है कि इनफ इज इनफ। जितना हमने 20% 80-20 करके 20% एक अनरिजर्व कैटेगरी रख दिया था, जितना रखा है वहां तक रख के अभी इसको फुल स्टॉप लगा देना है। अभी यहां में एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। दैट्स हाउ इट विल बी रिजर्व फॉर द एपीएससी कैंडिडेट्स हियर। और ये सिर्फ ये हमारे लिए एक लग्जरी नहीं है, हम एक्स्ट्रा डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। हम ये चीज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आज हमारा जो स्टेट का जो सिचुएशन है ऐसे है कि इतना सारा अनएम्प्लॉयड वाला स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, लेकिन जॉब लिमिटेशन इतना कम है। जहां पे 1000 पोस्ट क्रिएट होना चाहिए था उसमें सिर्फ 10 पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। वो 10 पोस्ट में से भी 2 पोस्ट को अनरिजर्व करके रख दिया, तो वो बचा 8 पोस्ट। तो जैसे हमने एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो स्कैम को देखा है, वो 8 पोस्ट भी कितना पोस्ट सेफ है हम नहीं बोल सकता है, लेकिन वो 8 पोस्ट के लिए कैंडिडेट कितना है? अराउंड 35,000 कैंडिडेट्स। आप इमेजिन करो, उस समय में ऐसा था कि पोस्ट जो है 1000 में पोस्ट है, कैंडिडेट्स जो है 100 भी कैंडिडेट्स नहीं है। तो इसीलिए उस समय में जरूरत था, क्योंकि स्टेट को चलाना था। लेकिन आज हम ऐसे एक सिचुएशन में आ चुका है, दिस 80:20 रेशियो जो क्राइसिस है, दिस इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ जिससे हमारे यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना सारा हो रहा है। और ये जो है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव से सिर्फ नहीं है, हमने अभी देखा है कि यहां में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके भी इशू चल रहा है। यहां पे हम रेफ्यूजीज का इशू को लेके हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब इसलिए हम बात कर रहे हैं बिकॉज दिस इज रियलिटी। असली का भी यहां में प्रॉब्लम है। जैसे कि यहां पे बाकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, कोई लोग यहां पे कोई दुकान चलाता है, कोई लेबर करता है, कोई यहां पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता है, तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है। लेकिन यहां पे जो नॉन एपीएससी जो 80:20 रेशियो का दरवाजा से जो घुस रहा है, वो सीधा सिस्टम में घुस रहा है। दैट मीन्स आप सबको पता है अरुणाचल कोई भी स्टेट का, कोई भी कंट्री का, उसका पॉलिटिकल सिनेरियो को कौन डिक्टेट करता है? इट्स द ब्यूरोक्रेट्स, इट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो यहां पे हम सबको पता है कि कैंडिडेट सिर्फ चेहरा है, उसको फंडिंग करने वाला, उसको बनाने वाला, उसका पीछे ब्यूरोक्रेट्स है, उसका पीछे एडमिनिस्ट्रेटर्स है। तो आप सोच के देखो 1991 से 2026 तक अभी कितना रिक्रूट हो चुका है। सिर्फ 80-20 सिर्फ पेपर में लिखा हुआ है, एक्चुअली में 20% से भी ज्यादा हो रहा है। ये 80:20 रेशियो को मेंटेन किया ही नहीं है। तो आज हमारा टीम आप सबका बीच में इसलिए आया है कि इट इज टाइम कि 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने का समय आ चुका है। इसमें रीलुक करने का नहीं, इसमें हमको दोबारा इसको एग्जामिन करने का समय नहीं है।
इसको सीधा स्क्रैप करने का समय आ चुका है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू स्क्रैप इट? उसको स्क्रैप हम एसटी और पीआरसी को एपीपीएससी और एपीएसएसबी में मैंडेटरी करके हम इसको स्क्रैप करेगा। तो इसीलिए मैं आप सबका बीच में आज बहुत बड़ा एक मुद्दा को लेके आया हूं। आई थिंक चाहे इसको एक्चुअली ये इशू को हम उठाया था 2021 में, हम लोग फर्स्ट टाइम उठाया था। उससे पहले हम लोग शायद इतना पता नहीं था। बहुत लोगों को मालूम है क्योंकि 1991 से चल रहा है। दैट मीन्स ये इशू पहले से क्राइसिस था, ये क्राइसिस वाज देयर, लेकिन शायद बहुत लोग ने गौर नहीं किया या फिर जान के भी इसमें बात ही नहीं किया। तो नाउ इट्स टाइम कि अभी समय आ गया है कि ये पर्टिकुलर क्लॉज, ये पर्टिकुलर प्रोविजन को वंस एंड फॉर ऑल इसको बंद करना है। और ये मैं एंटी नॉन एपीएसटी का अगेंस्ट में जाके मैं बात नहीं कर रहा हूं, या फिर किसी को टारगेट करके मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये हम बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स है उसका इंटरेस्ट में बात कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अरुणाचल का फ्यूचर को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आज आप सबका बीच में ऑफिशियली इसको अनाउंस करने के लिए आया है। एंड दिस इशू हैज टू गो डाउन टू एवरी सिंगल अरुणाचली। हर अरुणाचल का जहन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इशू है, चाहे आप इसमें सीरियसली लो या ना लो, ये हमारा स्टेट का फ्यूचर को डेफिनेटली असर पड़ने जा रहा है। तो इसीलिए हम जितना भी लर्नड सिटीजन है, जो भी कॉन्शियस सिटीजन है, अभी समय आ चुका है कि इसको लेके एक इंपॉर्टेंट कदम हमको उठाना है। तो इसी बात को लेके हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हमने इसको इनिशिएट किया है कि इसको हम फेस वाइज हम कैरी फॉरवर्ड करेगा। बिकॉज सबसे फर्स्ट फेज में हमने 28 जनवरी 2026, दैट मीन्स कल, आज 27 है, कल 28 है, कल हम ये फर्स्ट फेज में हम इसमें सिग्नेचर कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। अभी बहुत लोगों का सवाल होगा कि आप अवेयरनेस करके क्या होगा या फिर सिग्नेचर कैंपेन करके क्या होगा, लेकिन मैं ये बात क्लियरली आप सबको बता दूं, जो भी सुन रहा है, जो भी ये बात कर रहा है, शायद आपको ये इशू का बारे में आइडिया है, और जो पढ़ा लिखा है आप लोगों को आइडिया है, जो एग्जाम लिख रहा है आप लोगों को आइडिया है, जो जॉब में है आप लोगों को ये इसका बारे में पता है। लेकिन मेजोरिटी बहुत सारा सेक्शन है जिसको 80:20 का बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी हम पूछने से भी वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारा मानना यह है कि ये इशू जो है ये पैन अरुणाचल इशू है। ये कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब का नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं है, ये पूरा अरुणाचल एज ए होल हम सबका है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बीमारी से हम इतना समय से हम सेके आ रहा है, वो बीमारी का अंदाजा, वो बीमारी का असलियत आपको अब हर एक अरुणाचली को उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट फेज जहां पे हम ईटानगर कैपिटल रीजन में जितना भी इनहेबिटेंट्स है, जितना भी अरुणाचली से विद इन कैपिटल, हम सबको यही अपील करने के लिए आया है कि ये पर्टिकुलर ड्राइव में आप सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। यहां में जिसको आइडिया नहीं है आप भी आइए, जिसको जानना है कि ये 80:20 रेशियो एग्जैक्टली है क्या, जिसको पता करना है आप भी आइए, और जिसको ऑलरेडी पता है आप भी आइए, क्योंकि इसमें हम सबका इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और यहां में बोल रहा होगा कि ये सिग्नेचर से होगा क्या। ये सिग्नेचर जो है, दिस विल बी अ लिविंग टेस्टिमनी, दिस विल बी अ क्लियर मैसेज कि अरुणाचल का हर एक जनता का ये आवाज है, ये चेंज चाहिए। अभी इसको जो अथॉरिटी में बैठा है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अभी यहां में हमारे स्टेट में क्या चलता है, यहां में एक ऐसा ट्रेंड है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू को उठाएगा, कोई पार्टी इशू को उठाएगा, बाकी सब पीछे में बैठ जाता है। तो जिसका कारण से क्या होता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का पास इंटेग्रिटी है तब वो इशू सॉल्व होता है। लेकिन अरुणाचल में जितना भी हम इशू देखा है, नॉट इवन ए सिंगल इशू हैज कम टू ए राइटफुल कंक्लूजन। तो उसका मतलब यह है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि ये करेगा, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो
इशू उधर में गायब हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि या में हम ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में डिपेंड नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं ये कोई अपसू आने से करेगा होगा, कोई अंशु आने से करेगा होगा, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आने से करेगा होगा। मेरा ये सोच है कि करता है तो अच्छा बात है, लेकिन ये बात भी तो हम देखा है कि जितना भी डायलॉग बाजी कर लो लेकिन कंक्लूजन तो होता नहीं है। पीआरसी इशू को हम लोग देखा है, एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को हम लोग देखा है, कौन कहां में कितना कहां तक कौन कितना पानी में है, हम सबको देखा है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो या मैं किसी को मैं टारगेट करने के लिए या फिर डीमीन करने के लिए मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर में जो डिपेंडेंस है इसको हमको बंद करना चाहिए। दैट मीन्स हम सबको एक एक अरुणाचली को खुद से आगे आना है, क्योंकि अरुणाचल चाहे आप उसको मानो या ना मानो, चाहे आप उसको एग्री करो या ना करो, अगर अरुणाचल का भला होता है तो हम सबका भला है। अगर अरुणाचल डिस्ट्रक्शन में जाएगा, अगर क्राइसिस में जाएगा, उसका जो खामियाजा है हम सबको भुगतना पड़ेगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम सबको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट फेस, और ये मैं मंच से हर एक अरुणाचली तक मैं पहुंचना चाहता हूं, आपका दिल दिमाग तक मैं पहुंचना चाहता हूं कि ये इशू जो है इसको सॉल्व करने के लिए ना तो हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन को डिपेंड करना चाहिए, ना तो हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी को डिपेंड करना चाहिए, ना तो हमको कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिपेंड करना है। इसको सॉल्व करना है तो हम सबको एक साथ इसको लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा ये मंच से हमारा टारगेट ये है कि ये पर्टिकुलर इशू के लिए अरुणाचल में 15 लाख पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 लाख पॉपुलेशन एपीएसटी है। तो मेरा ये मांग है कि मेरा ये सोच है कि ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख सिग्नेचरीज चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां से शुरू करेगा, ईटानगर कैपिटल रीजन से। इसमें चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ट्रैकर चलाने वाला हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे कोई भी ये से हो, कोई भी एनी वॉक ऑफ लाइफ, इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। और यहाँ पे जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, आप लोग भी अरुणाचली है, आप लोग भी आके साइन कीजिए, क्योंकि हम यहाँ में किसी को टारगेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बस अपना हक मांग रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं, हमारा टीम ऐलान कर रहा है कि ये फर्स्ट फेज हम ईटानगर कैपिटल रीजन से शुरू करेगा। यहाँ पे हम टेनिस कोर्ट में कल का एक प्रोग्राम रखा है 28 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से लेके शाम का 4 बजे तक। उसमें जितना भी ऑफिस गोअर्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है, अगर आप नाहरलगन में भी हो, निर्जुली में भी हो, या फिर दोईमुख में भी हो, या फिर आसपास में जहां में भी हो, कल का समय आप जैसे भी निकाल के आप साइन कीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि ये सिग्नेचर करने से क्या होगा। ये सिग्नेचर जो है, शायद हमारा अरुणाचल में ऐसा हमने कभी ऐसा मुद्दा उठाया नहीं है। कोई आके उठाता जरूर है, लेकिन बीच में गायब हो जाता है। शुरू में बोलता है कि हम ये करेगा वो करेगा, बट अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो एपीपीएससी पेपर लीकेज में भी हम देखा है, बहुत लोग बोलता है कि तदक नालो इशू में बात करते रहता है, रिजल्ट निकलता नहीं है। आप सोच के देखिए, जब ये एपीपीएससी पेपर लीकेज को हम लोग शुरू किया था, हम लोग कहां से शुरू किया था? 2022 में ले ग्यामर पतंग सर का साथ, उसके बाद हमारा जो तेचीपुरु सर का साथ, उसके बाद हमारे एस्पिरेंट्स का साथ शुरू किया था। उसके बाद कौन कौन आया था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, फिर कौन बैकअप किया है, आप सबने देखा है। अभी घूम फिर के अभी ऐसा एक पॉइंट में आ गया है कि सिर्फ पूरा स्टेट में ऐसे लगता है कि सिर्फ तदक नालो को ही प्रॉब्लम है। अभी हम अकेला खड़ा हो गया जैसा है। लेकिन मेरा ये सोच था कि जो इशू को आप एक बार टेकअप किया है, जो इशू में आप एक कदम रखा है, तो वो इशू को जब तक उसका राइटफुल कंक्लूजन नहीं होता है, हमको उससे पीछे हटना नहीं है। तो आज हम अरुणाचल का हर एक सिटीजन को, हमको आप सबको इनवाइट कर रहे हैं कि इसमें आप सब आइए। तो और दूसरा बात यह है, जैसे मैंने एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो जिक्र किया है, तो एक्चुअली 26 जनवरी 2026, दैट मीन्स कल का दिन में हमारा जो विसल ब्लोअर है ग्यामर पतंग सर को स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसका
जो एक हीरोइक सेक्रीफाइस था, हीरोइक उसका कंट्रीब्यूशन था, सुप्रीम कंट्रीब्यूशन, इसको एक्नॉलेज किया है। तो उसके लिए मैं दिल से हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को, उसके बाद जो जितना भी कंसर्न अथॉरिटीज में जो भी बैठा है, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, मैं ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली ऑफ लेट ग्यामर पादंग सर, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, खास करके पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी में जिन्होंने भी इतना सेक्रीफाइस किया है, उसमें जितना भी मेंबर्स था, तेचीपुरु सर, बाकी जितना भी वो है, और पेरेंट्स, एस्पिरेंट्स, और यहाँ पे मैं खास करके उन लोगों को भी जिक्र करना चाहूँगा जो 30 डेज से भी ज़्यादा जेल में बैठा है, जो लाठी चार्ज ये महसूस किया है, उसमें ये लाठी चार्ज एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने सफ़र किया है। उसके बाद यहाँ पे इतना सारा स्टूडेंट्स को अभी भी उन लोगों को कोर्ट का पीछे अभी भी दौड़ भाग करना पड़ रहा है। तो इन सब का सेक्रीफाइस को, इन सब का कंट्रीब्यूशन को कलेक्टिवली ग्यामर पादंग सर का जो एक अल्टीमेट, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस था, उसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने जो एक्नॉलेज किया है थ्रू अ गोल्ड मेडल, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा।